गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली नीट की छात्रा की जब मौत हो जाती है तो पुलिस तो पहले कुछ और कह रही थी, अनाप शनाप बके जा रही थी, लेकिन जब कल पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो एकदम से सारा चीज़ जो होता है क्लियर हो जाता है और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर पुलिस जो है बचा किसको रही है, डॉक्टर जो हैं बचा किसको रहे थे। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार। जहानाबाद की एक लड़की जो कि नीट की तैयारी करने के लिए पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि वो लगातार यहाँ रह रही थी। पढ़ने में बहुत ही तेज विद्यार्थी है। माता पिता का एक सपना है कि हमारी बेटी जो है वो नीट कंप्लीट करे, फिर डॉक्टर बने, किसी मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो, डॉक्टर बनेगी वो। तेज़ भी बहुत ज़्यादा थी, पढ़ाई पे उसका ध्यान भी बहुत था। तो पटना में जो भी स्टूडेंट रहते हैं, जब भी कोई ऐसा कोई पर्व त्यौहार होता है तो लोग जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो घर चले जाता है। तो चूँकि 1 जनवरी आने वाला था, 26 दिसंबर को ये जो लड़की होती है अपने घर जाती है। इसके माता पिता खुद अपने कार में अपनी बेटी को घर ले आते हैं, जहानाबाद ले आते हैं। आराम से वहाँ रहती है। 26 को गई थी, वहाँ नया साल में रहती है और उसके बाद 5 जनवरी को 2026 को उसकी जो माँ होती है स्टेशन पे छोड़ देती है। ये ट्रेन पकड़ती है, ट्रेन पकड़ के पटना आ जाती है। पटना आके अपने कमरे में चली जाती है। लगभग 3 साढ़े 3 बजे के करीबन में ये अपने हॉस्टल में प्रवेश करती है। बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इस पर ऐसा नहीं है कि कोई इस पर तनाव है। बिल्कुल नॉर्मल, जिस प्रकार से पहले भी आती थी, जिस प्रकार से सभी लड़कियां आ रही है, उस प्रकार से ये लड़की भी अपने हॉस्टल में जाती है। 6 जनवरी को रात्रि में अपनी माँ से फ़ोन पे बात करती है 9 बजे के तकरीबन में, और कहती है कि हमको नींद आ रही है, हम सोने के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से प्रत्येक दिन अपनी माँ से बात करती थी, प्रत्येक दिन जिस प्रकार से कहती थी, तो आज कहती है कि हमको नींद आ रही है, हम सोने के लिए जा रहे हैं। फिर फ़ोन कट हो जाता है। और चूँकि ज़्यादा माता पिता जो होते हैं विद्यार्थी से बात नहीं करते हैं ताकि पढ़ाई उसका डिस्टर्ब ना हो, वही होता है, ये सोने के लिए चली जाती है। लेकिन देर रात अचानक से उस लड़की को दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकाला जाता है। जब दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो तो बेहोशी की अवस्था में है। तुरंत आनन फानन में एक हॉस्पिटल में उसका इलाज के लिए एडमिशन कर दिया जाता है, एडमिट कर दिया जाता है। लेकिन एक निजी अस्पताल में उसका एडमिट किया गया। चूँकि ये घटना है पटना के मुन्ना चौक की नज़दीक में ही PMCH है। पूरे बिहार से जब कोई मेजर केस होता है तो फिर वहाँ जाया जाता है और शायद किसी लफड़ा में न पड़ा जाए, शायद इसीलिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका भर्ती किया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चलने लगता है। परिवार वालों को खबर डायरेक्ट हॉस्टल के माध्यम से नहीं जाता है। उस हॉस्टल में जो एक लड़की पढ़ रही होती है साथ में, उसके पिता ने खबर दिया कि ऐसा ऐसा बात है, आपकी बेटी जो है उसको दरवाज़ा तोड़ के निकाला गया है, बेहोशी की अवस्था में मिली है। परिवार के जो लोग हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन उनको अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। चूँकि वो बेहोशी की अवस्था में थी, ICU रूम में थी, तो वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन इसको उतना भी मौका नहीं दिया गया कि अपनी बेटी के पास जाके बैठ सके। बस दूर से दिखा दिया गया कि इलाज चल रहा है। माता पिता, अपना परिजन जो थे वो बाहर थे। पुलिस को वहाँ फिर बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ आती है और पुलिस आके उल्टा माँ बाप को ही, गार्जियन को ही अनाप शनाप कहने लगती है। चूँकि उसके गले पे एक खरोच का निशान था, गले पे साफ तरीके से दिख रहा था कि नाखून का निशान है। लेकिन एकदम से इस चीज़ को भी जो पुलिस होती है नकारती है, कहती है कि वैसा कोई मामला नहीं है। दूसरी खास बात था कि वो जो लड़की थी उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा था। जब ब्लीडिंग हो रहा था तो पुलिस उसको भी गंभीर रूप में नहीं लेती है, चूँकि डॉक्टर ये कहते हैं कि अभी ये पीरियड में है, तो पीरियड में है तो फिर पीरियड की अवस्था में तो ब्लीडिंग होता ही है। ये भी बात भी समझा दिया गया गार्जियन को, माता पिता को। यहाँ तक यह कहा गया कि ये जो लड़की है अपने मोबाइल में 5 जनवरी को, 6 जनवरी को कैसे आत्महत्या किया जाता है ये सर्च कर रही थी।
नींद की दवा के बारे में सर्च कर रही थी और उसके कमरे से नींद का दवा भी मिला है। ये सारी बात पुलिस कह रही थी। बस इतने में ही यह भी पता चल गया, उसका जो यूरिन था उसमें पाया गया कि लड़की जो है इसने नींद की गोली ली थी। पूरे तरीके से जो मामला है जो ये फैल जाता है कि लड़की जो है नींद की गोली ले ली। चूँकि आम सी बात है कि पढ़ने लिखने वाली लड़की है तो जो इस प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करती है उस पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि एक बार पहले भी एग्ज़ाम दे चुकी है, ये एग्ज़ाम जब दे चुकी है तो अच्छा उसमें भी लाई है, लेकिन सिलेक्शन शायद नहीं हो पाया। तो एक तो प्रेशर होता ही है। चूँकि अब फॉर्म फिर से भरने का समय आ गया है, लगभग फरवरी में उसका फॉर्म फिलअप होता है, उसके बाद मई में जाके मई जून में एग्ज़ाम होता है उसका। तो टेंशन होना एक स्वाभाविक सा बात है। परिवार वालों भी इस चीज़ को थोड़ा मोड़ा मानने लगते हैं कि हो सकता है कि हमारी बेटी टेंशन में रही होगी, शांत रहते हैं। अब क्या होता है कि 4 घंटों के लिए वो जो लड़की होती है होश में आती है। जब 4 घंटा के लिए होश में आती है, माँ बाप जो परिजन हैं बहुत कोशिश करते हैं कि हमको मिलने दिया जाए, लेकिन उस अवस्था में भी उसको मिलने नहीं दिया जाता है। वहाँ पुलिस जाती है, जबकि पुलिस जो है वो जो थाना क्षेत्र है वहाँ महिला दरोगा है, तो महिला दरोगा है वो जाती है। उसको भी कुछ था नहीं लगता है कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है। सीधा वो बाहर निकल के यही स्पष्ट करती है कि नींद की गोली ले ली, नशा के हालत में गिर गई है, चोट लग गया है जिसके कारण से ऐसी स्थिति है। शायद दिमाग में चोट लग गया होगा, अंदरूनी चोट लग गया होगा, क्योंकि बेहोशी है अभी। लेकिन हालत बिगड़ने की वजह से उसको उस हॉस्पिटल से एक दूसरे निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। क्योंकि 6 तारीख को पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो 6, 7, 8, 9 इलाज वहाँ चलता है। 9 तारीख को दूसरे हॉस्पिटल में उसको भेज दिया जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है। फिर वहाँ 9 तारीख को रहती है, 10 तारीख को रहती है और 11 तारीख को आखिरकार वो जो लड़की होती है वो अपना दम तोड़ देती है। और अभी तक ये जो मामला है वो आत्महत्या का मामला था। पुलिस लगातार यही कही जा रही थी कि आत्महत्या है, कोई टेंशन में आके इसने ऐसा कुछ कर लिया होगा, या फिर ये कहा जा रहा था कि इसके साथ कहीं कोई रास्ते में कुछ वैसा छेड़खानी या कुछ हुआ होगा जिसके कारण वो झेल नहीं पाई, उसने आत्महत्या कर लिया। साफ तरीके से कहा जा रहा था कि हॉस्टल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पुलिस ये कहती है कि हमने CCTV फुटेज देखा है जिसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लड़की नॉर्मल से अपने कमरे में जाती है, फिर उसके बाद दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकाला जाता है और ऐसी स्थिति देखी गई है। साफ तरीके से पुलिस जो है कहती है कि ऐसा कोई भी सेक्सुअल वायलेंस का ऐसा कोई भी मैटर सामने नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बात है आत्महत्या का मामला है। नींद की गोली लेकर इसने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन परिवार वालों को शक तभी से हो गया जब इसको मिलने नहीं दिया गया। परिवार वालों को शक एक और चीज़ से और ज़्यादा पुख्ता हो गया कि हॉस्टल की तरफ से, हॉस्टल मालिक की तरफ से 15 लाख रुपया में केस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई, बात को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ये मामला तूल पहुंचता है। चूँकि धीरे धीरे बात फैलने लगा था, जैसे ही समय बीत रहा था, 9 तारीख 10 तारीख हो रहा था, तो परिजन जो है कह दिए थे कि हमारी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, क्योंकि उनको अपनी बेटी से मिलने से रोक दिया गया था। और पुलिस जो थी अनाप शनाप बोली जा रही थी, जान और गार्जियन को ही गंदे गंदे वर्ड किए जा रही थी। यहाँ तक ये पुलिस कह रही थी कि तुम्हारी जो बेटी है सही नहीं है। अब किसी भी गार्जियन के लिए ये बात अखर सकता है, अच्छा नहीं लग सकता है। गार्जियन भी अपना बयान दे चुके थे 1-2 जगह कि हमारी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। शायद पुलिस ठीक से तहकीकात नहीं कर रही है, किसी का दबाव हो सकता है, हमको नहीं पता किसका दबाव है, लेकिन दबाव हो सकता है। मामला वैसे ही चल रहा था, लड़की की मौत हो जाती है। लड़की की जब मौत हो जाती है तो फिर लड़की को सड़क पर बैठा दिया जाता है कारगिल चौक पे, उसका जो बॉडी है उसको, और हंगामा होने लगता है, नारेबाजी होने लगती है। क्योंकि तब तक जो पब्लिक था, पब्लिक मूवमेंट में बात फैल गई थी। फैलने के कारण से वहाँ जो बच्चे थे आ गए थे सड़क पे, पब्लिक सड़क पे आ गई थी।
फिर क्या होता है कि पुलिस के द्वारा प्रवृत्ता किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, गंदे गंदे वर्ड उपयोग किए जाते हैं, जो स्पष्ट रूप से वीडियो में देखा जा सकता है। इस प्रकार का शब्द उपयोग किया गया है कि मारो सालों को, भगाओ सालों को। और अभी भी पुलिस यही कह रही है कि ये लोग जानबूझ के मामला को हाईलाइट कर रहे हैं, ये सब राजनीतिक हो रहा है। मतलब पुलिस को अभी भी राजनीतिक ही दिख रही है, पुलिस को अभी भी यही दिख रहा है कि इस लड़की के माध्यम से राजनीतिक किया जा रहा है, इस लड़की के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को अभी तक एक बार भी स्पष्ट नहीं दिखा कि लड़की के साथ कुछ ज्यादती भी हुई है, लड़की के साथ गलती भी हुआ है, ऐसा पुलिस कही नहीं रही थी। और पुलिस 150 ऐसे लड़कों पे FIR दर्ज करती है कि नारेबाजी किया जा रहा था, लेकिन इसका एक परिणाम भी होता है। लड़की को PMCH में एक डॉक्टर का जो टीम होता है, टीम के द्वारा एक बोर्ड का गठन करके उसका पोस्टमार्टम के लिए लड़की को भेज दिया जाता है। क्योंकि नॉर्मल कोई भी व्यक्ति का जो मौत होता है वो हॉस्पिटल में अगर होता है तो हॉस्पिटल में होता है तो उसका जो रिपोर्ट होता है, चूँकि कई दिन अगर किसी का इलाज हो, अटेंडम कोई जाए और मर जाए तो बात अलग है, लेकिन कई दिनों तक किसी का अगर इलाज चलता रहे और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसी हॉस्पिटल से कागज़ बना दिया जाता है कि भाई कौन कौन दवा चला था, कैसा कैसा सुधार था, रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट बना दिया जाता है। लेकिन चूँकि जब मामला हाईलाइट हुआ तो फिर पोस्टमार्टम के लिए PMCH में वो भी, अभी तक पुलिस यही कही जा रही थी कि ऐसा ऐसा बात है, आत्महत्या का मामला है, राजनीतिक किया जा रहा है, 150 लड़कों पे FIR दर्ज हो चुका है। लेकिन कल पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, और पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है तो जितना भी बात पुलिस के द्वारा अभी तक बाहर कहा गया, मीडिया में कहा गया, बात को रखा गया, सबको जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो धज्जियाँ उड़ा देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि वो जो लड़की है, लड़की के गले और कंधे के आसपास में 0.5 cm से 1.5 cm तक के नाखून के निशान मिले हैं। तो जाहिर सा बात हो सकता है कि ये नाखून का साइज अलग अलग है। ये भी अनुमान लगाया गया है कि जो छोटा वाला साइज है शायद लड़की का है, जो बचने की कोशिश की गई हो, लेकिन इसके साथ कोई बाहरी नाखून का भी प्रयोग वहाँ किया गया है। सिर्फ नाखून का ही निशान नहीं है, पीठ के क्षेत्र में किसी चीज़ से, किसी ठोस वस्तु से, किसी ठोस सतह से, जैसे कि दीवार हो गया, ऐसी सतह से या फर्श हो गया, रगड़ का निशान मिलता है जो कि नीला और ग्रीन में, हरा में है। डॉक्टर ये साफ साफ लिखते हैं कि और ये जो चोट के निशान है पहले का नहीं है, हाल के ही है। डॉक्टर ने ये भी स्पष्ट रूप से लिखा कि ये जो चोट के निशान है वो मौत से पहले का चोट का निशान है। ये भी बात स्पष्ट हो गया। दूसरा एक और एंगल सामने आता है कि डॉक्टर ये साफ तरीके से लिखते हैं कि लड़की बेहोशी अवस्था में नहीं है, लड़की ने लड़ने की कोशिश की है। क्योंकि इस लड़की का जो पूरा जो बाहरी संरचना है उसके आधार पर स्पष्ट रूप से लग रहा है कि ये जो लड़की है ये बहुत बचने की कोशिश की है, बहुत लड़ने की कोशिश की है। लगभग 1.5 से 2 घंटा तक लड़की जो है लोगों से लड़ी है, दरिंदों से लड़ी है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब कि गैंग रेप का भी समस्या, मतलब मामला जो है वो सामने आ रहा है। अब बात आते हैं कि प्राइवेट पार्ट के ऊपर। प्राइवेट पार्ट के ऊपर स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि प्राइवेट पार्ट पे भी रगड़ का निशान है, प्राइवेट पार्ट पे भी चोट का निशान मिला है। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती किया गया है। वो जो ब्लीडिंग आ रहा था, ब्लीडिंग पीरियड का नहीं, वो जो ब्लीडिंग था वो ज़बरदस्ती का था, हैवानियत का ब्लीडिंग था वो। अब एकदम से मामला ही पलट गया, क्योंकि ब्लीडिंग हैवी हुई है तो थोड़ा मोड़ा जांच में अंतर आ सकता है। डॉक्टर का कहना है कि जांच में तो अंतर आएगी, क्योंकि ब्लीडिंग होने से बहुत ऐसा चीज़ है जो बाहर चला जाता है। अब जब कल से रिपोर्ट आई तो फिर से जो पटना के जो SP हैं वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम के आधार पे ये कहा जा रहा है कि लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है।
अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक लड़की है, लड़की के साथ गलत हुआ है, स्पष्ट रूप से महिला दरोगा है, वो देखा जा सकता है कि लड़की के गले पर नाखून का निशान है, उसके बॉडी पर चोट का निशान है, तो फिर आखिर इस बात को दबाया क्यों गया? इस बात को दबाने की कोशिश क्यों की गई? और जाहिर सा बात है कि जब लड़की को 4 घंटे के लिए होश आई होगी तो दरोगा वहाँ क्या पूछी होगी, कुछ तो बताया गया होगा। फिर आखिर उस चीज़ को बाहर क्यों नहीं लिख किया गया? आखिर ऐसा क्या मामला है? और अभी भी एक रिपोर्ट आना बाकी है, सभी रिपोर्ट नहीं आया है। अभी बस रेप की पुष्टि हुई है, अभी इस चीज़ का नहीं आया कि आखिर मौत कैसे हो गई। मौत का बहुत कारण हो सकता है। मौत का एक कारण यह भी हो सकता है कि वो लड़की शायद मरने वाली ना रही हो, उसको जानबूझ के मारा गया हो, ये भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि जब गलत है, हॉस्पिटल के द्वारा भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया और हॉस्पिटल के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा गलत शुरुआती जो दोनों हॉस्पिटल है उसके द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया और परिवार वालों को गुमराह किया गया और पुलिस तो उससे मिली भगत है ही, तो मेन बात यह है कि आखिर उस लड़की की मौत क्यों हो गई, यह अभी बाकी है। इसकी अभी जांच चल रही है और आगे की जांच चल रही है कि आखिर मौत क्यों हो गई। कई कारण हो सकते हैं उसमें हॉस्पिटल का भी हाथ हो सकता है कि शायद लड़की बाहर आए, जिंदा हो जाए तो शायद कोई राज न कहीं खोल दे। जिस बात को ख़त्म किया जा रहा है वो कहीं बाहर न चले आए। और होता ही है कि लोग जब एक गलती करता है तो उसको दबाने के लिए और बड़ी बड़ी गलती करने लग जाता है। वह भी बाकी है, रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन सोचना यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर जो पुलिस है ऐसा क्यों करती है। 80% 90% पुलिस जो होती है इस प्रकार का रवैया अपनाती है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जब भी कोई लड़की का जो मामला होता है लोग पुलिस के सामने में लेकर जाते हैं तो एकदम से पुलिस का जो रवैया होता है एक अलग प्रकार का होता है। सारा जो दोष है उस लड़की पर मढ़ दिया जाता है, सारा जो अनाप शनाप तरीके से सवाल उस लड़की से कर दिया जाता है। और शायद इसीलिए लड़की जो होती है कभी कभी अपना जो बात है उसके साथ कुछ गलत हुई भी है उसको पुलिस के सामने में लेके नहीं जाती है। पुलिस का शुरू में कहना था कि इसके साथ रास्ते में कुछ हुआ होगा, हॉस्टल में कुछ नहीं हुआ है। अब तो साफ तरीके से दिख गया कि कहाँ क्या हुआ है। खैर, ये थी पूरी कहानी कि आखिर लड़की के साथ क्या क्या हुआ, किसने किसने दबाने की कोशिश की गई। वैसे 3 ऐसे संदिग्ध थे जिसको पुलिस पहले अरेस्ट किया था और बिना मतलब के कुछ पूछताछ करके उसको छोड़ दिया गया, जबकि इस प्रकार के जो गंभीर आरोप होते हैं उसमें इस प्रकार से नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन जो हॉस्टल जो संचालक है उसको अरेस्ट किया गया है। शुरुआती के जो 2 डॉक्टर है वो भी फरार है, उसका भी कोई पता नहीं लग रहा है। मीडिया वाले उसको ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं वो मिल नहीं रहा है। अब देखना यह है कि आखिर यह बात क्या निकल के सामने आता है कि आखिर उस लड़की की मौत कैसे हो गई। फिर हम जैसे ही हमको जानकारी मिलेगा उस चीज़ को भी आप लोगों के बीच में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।